नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हम अनुनाद के समय आरएलसी परिपथ में क्या क्या स्थितियां होती हैं उसको एक टॉपिक बनाकर लिख चुके हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मुझे दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक तो फ्रीक्वेंसी वर्सेज करंट के मध्य, है ना, और एक मुझे आवश्यकता होगी फ्रीक्वेंसी वर्सेज प्रतिबाधा के मध्य। इस ग्राफ की आवश्यकता होगी, है ना। अपन ने जो ये ग्राफ फिलहाल बना के तैयार किए हैं, ये ग्राफ अपन ने आरएलसी परिपथ के लिए बना के तैयार किए, तो मैं फिलहाल लिख देता हूं आरएलसी के लिए, है ना सर। जब रेजोनेंस की पोजीशन होती है तो उस समय आरएलसी सर्किट में ये तो ठीक है, अपन ने अनुनादी आवृत्ति दिखा दी। आरएलसी परिपथ में प्रतिबाधा का न्यूनतम मान प्रतिरोध के बराबर, यानी Z मिनिमम इज इक्वल टू R, है ना। ये प्रतिबाधा न्यूनतम होगी अनुनादी आवृत्ति पर। आवृत्ति बढ़ाएंगे तो प्रतिबाधा बढ़ेगी, और आवृत्ति घटाएंगे तो भी प्रतिबाधा घटेगी। यानी दो सिचुएशन है, F ग्रेटर देन FR, यानी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से अधिक हो। दूसरी सिचुएशन F लेस देन FR, यानी आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से कम हो। क्लियर। इसी के संगत हमने धारा का ग्राफ बनाया था, तो अनुनादी आवृत्ति पर धारा अधिकतम I RMS मैक्सिमम। अब अनुनादी आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पे जाएंगे तो Z के मान में, यानी प्रतिबाधा के मान में वृद्धि होती है। प्रतिबाधा के मान में वृद्धि होती है तो धारा के मान में कमी होगी। ये आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से अधिक पर। अगर आवृत्ति कम करेंगे, अनुनादी आवृत्ति को एक आधार बना रखा है, अगर आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से कम करेंगे तो स्वाभाविक है Z बढ़ेगा, और Z बढ़ेगा तो धारा घटेगी, है ना। ये आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति से कम है, ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये दो ग्राफ, हालांकि मैंने ग्राफ 3 दिखाए थे, तीसरे ग्राफ की मुझे आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन इन दो ग्राफों की आवश्यकता मुझे पड़ेगी, है ना। तो ये आरएलसी परिपथ के लिए वह ग्राफ है जो लास्ट लेक्चर में बना दिए जा चुके हैं। क्लियर साहब। अब मैं आपको एक जो सर्किट बचा हुआ था अपना, उसके बारे में चर्चा करूंगा, है ना, और फिर उसके लिए अनुनादी वक्र दिखाऊंगा, और अनुनाद के समय क्या क्या होता है वो बताएंगे। अपन आरएलसी परिपथ के लिए जानते हैं, आरएलसी परिपथ के लिए, है ना, Z बराबर अपने को पता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। XL XC को अपन आगे तक भी लिख सकते हैं, और कलांतर फाई आरएलसी सर्किट के लिए tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। तो ये आरएलसी परिपथ के लिए वो व्यंजक हैं जो अपन निकाल चुके हैं, है ना सर।
अब हम बात करना चाहते हैं, देखो मैं आपको वापस से समझा देता हूं। श्रेणी अनुनादी आरएलसी परिपथ हम कर चुके हैं। उस श्रेणी अनुनादी आरएलसी परिपथ में अनुनाद के समय क्या क्या घटित होता है, उन सबको मैं पिछले लेक्चर में लास्ट में सब कुछ लिखा चुका हूं। इवन दो मैंने ये ग्राफ भी आरएलसी परिपथ के बना दिए थे, ठीक है। अब अपना एक सर्किट अपन मिस करते जा रहे हैं, या मिस हुआ अपन से, वो सर्किट था एलसी सर्किट, ठीक है साहब। एलसी सर्किट के संदर्भ में अपन ने अभी कोई खास चर्चा की ही नहीं है, खास छोड़ो की ही नहीं। अब मैं एलसी परिपथ के बारे में आपको पहले दिखाने जा रहा हूं, फिर अनुनाद की स्थिति के बारे में बात करने जाऊंगा, है ना। तो सब बात करें एलसी परिपथ के लिए, ठीक है। अब आप एलसी परिपथ की बात करोगे तो आरएलसी परिपथ में से एलसी परिपथ आप निकालना चाहोगे तो स्वाभाविक है एलसी परिपथ के लिए आर बराबर क्या करना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा, क्लियर। अब आर बराबर 0 करेंगे तो प्रतिबाधा, है ना, समीकरण ए से एलसी परिपथ की प्रतिबाधा बताओ Z। आर आपने 0 कर दिया साहब, एलसी सर्किट था ना, सभी सर्किट को अपन आरएलसी से निकाल सकते हैं। एलसी सर्किट में आर बराबर 0 कर दो तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का वर्गमूल बचेगा। होल स्क्वायर का वर्गमूल तो सिंपल आप लिख दो एक्सएल माइनस एक्सी, क्लियर सब। ये आपने लिख दिया किसके लिए, एलसी परिपथ की प्रतिबाधा, या एलसी परिपथ में तो परिणामी प्रतिघात भी कह सकते हो, क्योंकि अब आर तो बचा ही नहीं, है ना। खैर प्रतिबाधा शब्द ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कलांतर की बात करें बी से तो फाई इज इक्वल टू, अब अपन रखेंगे tan इनवर्स, है ना, और एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन 0। आर बराबर अपन ने 0 कर दिया, है ना। अब आर बराबर 0 कर दिया तो परिणामी, है ना, यानी ये हो गया tan इनवर्स अनंत, और tan इनवर्स अनंत का मतलब π/2। तो सब परिणामी धारा से 90 के कलांतर पर है। अगर एक्सएल ज्यादा है तो 90 आगे होगा, सॉरी मतलब धारा 90 पीछे रह जाएगी, और एक्सी ज्यादा है तो धारा 90 आगे निकल जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल अपोजिट है ना, एक्सएल और एक्सी। अपन ने 0 से डिवाइड कर दिया, 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी यानी π/2। तो सब एंगल तो आ गया ही है, क्लियर। अब सब एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, है ना, यहां देखो एलसी श्रेणी अनुनादी परिपथ में, अब मैं कह रहा हूं कि एलसी सर्किट है, लेकिन कौन से समय, अनुनाद के समय। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में एक्सएल बराबर क्या होना चाहिए, एक्सी। अनुनाद के समय एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं। एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे तो 1 से Z इज इक्वल टू 0। आरएलसी परिपथ में तो Z मिनिमम कितना होता था, प्रतिरोध के बराबर, लेकिन एलसी परिपथ में Z इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, है ना। इसलिए अगर मैं धारा की बात करूं, है ना, तो V RMS Z 0 हो गया तो धारा क्या हो जाएगी, अनंत। यानी एलसी परिपथ तो अनुनाद की कंडीशन में
आरएलसी परिपथ से भी बहुत आगे है, बहुत आगे, बहुत आगे इससे, क्योंकि अगर अपन आरएलसी की बात करते तो आपके सामने ही है। देखो आरएलसी में जेड मिनिमम कितना है, आर है ना, यहां तो जेड मिनिमम कितना हो जाता है, 0, और धारा बढ़ के कितनी हो जाती है, अनंत। अगर मान लो आपसे कोई एलसी परिपथ में इन अनुनादी वक्र की बात करें, मैं छोटे से में बनाता हूं, दोनों बना के दिखाता हूं आपको, है ना, ये सब छोटे से है ना, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, ठीक है, और इधर मैं बना देता हूं फ्रीक्वेंसी वर्सेज IRMS। अब किसके लिए बना रहा हूं मैं लिख देता हूं ना, आप कंफ्यूज करते ही मत हो ना, वेरिएशन दिखाना मेरा काम है। अब मैं वो RLC के लिए था, ये LC के लिए, वो भी अनुनाद के समय था, ये भी अनुनाद के समय है। अब देखना मजेदार चीज, ये अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति पे यानी अनुनाद के समय एलसी परिपथ में जेड का मान कितना है, 0 है। तो देखो यहां ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, ये लो है ना, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो सब फर्क देख रहे हो आप कि ये ग्राफ आरएलसी के लिए है ना, अनुनाद के समय, और ये ग्राफ एलसी के लिए अनुनाद के समय। ये ग्राफ कहां से शुरू होगा, 0 से, क्योंकि अनुनाद के समय एलसी परिपथ में z बराबर 0 हो जाता है, ठीक है। अब धारा का देखो, ये अनुनाद के समय, अब अनुनाद के समय धारा का मान अनंत हो जाता है, तो इसका मतलब जैसे ये तो यहां मिल गया ना, यहाँ पे आरएलसी में तो आई कभी भी अनंत नहीं हो सकती भाई। अनुनाद के समय आरएलसी परिपथ में जेड मिनिमम है तो आई मैक्सिमम हो जाता है, अनंत नहीं होता, क्लियर है ना। लेकिन यहां पर तो आई क्या है, अनंत है, बाकी तो फिर जेड बढ़ रहा है, मतलब धारा घट रही। अब देखो ये ग्राफ कहां जाके मिलेगा, ये जाके मिलेंगे अनंत पर। यहां तो मिल गया था ना यहीं पे, यहां नहीं मिलेगा क्योंकि आई कितनी है, इन्फिनिटिव, तो ये ग्राफ मिलेगा अनंत पर। तो सब इसीलिए मैंने एलसी परिपथ को रोक रखा था। मैं साइड से जाता हूं, बोलता रहता हूं ना, ताकि आप ढंग से देख लें। तो इसीलिए मैंने एलसी परिपथ को रोक रखा था, क्योंकि एलसी परिपथ एक विशेष अवस्था का, यह एक विशेष अवस्था में बहुत शानदार काम करता है। वो अवस्था कौन सी है, वो अवस्था है अनुनाद की। इससे तो सामान्य धारा नियंत्रण के लिए हम एलसी का यूज क्यों करें, धारा नियंत्रण के लिए तो हमारे पास केवल आर है, केवल एल है, केवल सी है, आर एल है, आर सी है, आर एल सी है ना। लेकिन अनुनाद के समय देखो ना, ये कितना शानदार काम कर रहा है ना, आरएलसी के कंपैरिजन में। तो सब इसलिए मैंने एलसी सर्किट को सामान्य सर्किट के समय पढ़ाते हुए रोक दिया था, क्योंकि उस समय पढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं था। उस समय मैंने अनुनाद इंट्रोड्यूस किया ही नहीं था। अब अनुनाद इंट्रोड्यूस नहीं करता तो वहां ये 2 लाइनें ही तो लिखता मैं आपके सामने, और कुछ नया मेरे पास होता भी क्या, ठीक है। इससे मैंने अनुनाद के बाद इसको पढ़ाना स्टार्ट किया। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, है ना। आरएलसी परिपथ हो
चाहे एलसी परिपथ हो, अनुनाद के समय इन दोनों परिपथों को हम ग्राही या स्वीकारी परिपथ कहते हैं, है ना। मेरे पास स्पेस इधर नहीं है, मैं अगला पेज चेंज कर लेता हूं, बार बार इधर आता रहूंगा, है ना। तो अनुनाद के समय, अनुनाद के समय, है ना, अनुनाद के समय मतलब आप समझ गए होंगे, आवृत्ति किसके बराबर, अनुनादी आवृत्ति के बराबर, जो अपन कितने लिख चुके हैं, 2π√LC, है ना। तो अनुनाद के समय LC व RLC, इन दोनों परिपथों को हम कहते हैं ग्राही या स्वीकारी परिपथ बोलते हैं, है ना, ग्राही या स्वीकारी परिपथ। अब क्यों बोलते हैं सब, इसको थोड़ा सा एक बार विस्तार में समझ लीजिए, ताकि फिर आप एक मानसिकता से पढ़ें। एक्चुअली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर प्रेरणिक प्रतिघात और धारिती प्रतिघात दोनों बराबर हो जाते हैं। उसी समय Z मिनिमम हो जाता है। LC में देखें तो Z मिनिमम 0 और RLC में देखें तो Z मिनिमम इज R। धारा बढ़कर इसमें तो अनंत हो जाती है और इसमें अपन कहेंगे RMS, है ना, RMS, है ना, एक मिनट, RMS अधिकतम हो जाती है, मैक्सिमम। इसी घटना को हम विद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है। इस समय परिपथ को हम ग्राही और स्वीकारी क्यों कह रहे हैं, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सब, अब पहले मैं एक सिचुएशन दिखाता हूं आपको, फिर वापस यहीं पे आता हूं, है ना। जैसे मान लो अपना ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर में अब तो खैर कौन चलाता है ट्रांजिस्टर, अब तो सब डिजिटल आ गए। अब पुराने हिसाब से समझो, एक ट्यूनिंग बटन होता है, यहां पर एक फ्रीक्वेंसी दिखाने का मीटर होता है, ठीक है। इस ट्यूनिंग बटन को जब आप घुमाते हैं तो आपके ट्रांजिस्टर की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। क्यों होती है सब, क्योंकि ट्यूनिंग बटन के पीछे एक ऐसा सर्किट होता है, या यूं कहते हैं ट्यूनिंग बटन के पीछे एक LC सर्किट होता है। सामान्यतः इसमें ट्यूनिंग बटन घुमाने से C चेंज होता है ना। जैसे यूं समझो आप, ऐसे गुम्फिस संधारित्र होता है, ये अर्धवृत्ताकार प्लेटें और शेष अर्धवृत्ताकार प्लेटें इधर होती हैं। ये ट्यूनिंग बटन है जो आपको बाहर दिखा रखा है। तो जब आप ट्यूनिंग बटन घुमाएंगे, ये ट्यूनिंग बटन घुमाएंगे, तो ट्यूनिंग बटन घुमाएंगे तो प्लेटों के मध्य प्रभावी क्षेत्रफल में चेंज होगा। वो प्लेटों के मध्य प्रभावी क्षेत्रफल में चेंज होगा। गुम्फित संधारित्र की धारिता होती है C बराबर n-1 ε0A/d। ऐसे याद नहीं हो तो आप तो ऐसे समझ लो। तो सब जब आप ये मान लो ये ट्यूनिंग बटन से अटैच है, तो जब आप ट्यूनिंग बटन घुमाते हैं तो प्लेटों के बीच प्रभावी क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन से C चेंज होता है और C के चेंज होने से आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना साहब।
तो सब एक तरह से ये ट्यूनिंग बटन आवृत्ति परिवर्तन, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि वो चीज क्लियर है ना, यानी आपके ट्यूनिंग बटन घुमाने से आवृत्ति परिवर्तन होता है। ठीक है साहब, ये तो मैंने आपका रेडियो बता दिया। ठीक है, तो एक तरह से रेडियो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें तो आवृत्ति परिवर्तन उपकरण है, यानी ऐसा उपकरण जिसमें आप आवृत्तियों को परिवर्तित कर सकते हो। ठीक है सब, है ना, ऐसा उपकरण है आपका रेडियो। ठीक, अब कुछ स्टेशन की बातें करते हैं। जैसे मान लो जयपुर स्टेशन है ना, कोटा स्टेशन है, बीबीसी है ना, मुंबई है। अब कुछ स्टेशन अपन देखें। हर रेडियो स्टेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग बैंड यानी आवृत्ति परास अलॉटेड होती है। यानी कहने का मतलब कोई भी रेडियो स्टेशन डालना चाहता है तो अपनी मर्जी से नहीं डाल सकता, उसको दूरसंचार मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर दूरसंचार मंत्रालय उसको एक आवृत्ति परास देगा। आवृत्ति परास को अपन बैंड बोलते हैं। बैंड का मतलब न्यूनतम से अधिकतम। अब आप केवल आवृत्ति परास को एक आवृत्ति से समझ लो। जैसे मान लो साहब, उदाहरण के लिए जयपुर स्टेशन है, ये सपोज आता है 500 किलो हर्ट्ज पर। इस जस्ट एग्जाम्पल। जयपुर स्टेशन है, ये साहब 700 किलो हर्ट्ज पर आता है। ठीक है साहब, अब इससे अनुमान से ले रहे हैं अपन है। बीबीसी है, ये आता है सपोज 900 किलो हर्ट्ज पर। सबको अलग अलग आवृत्ति आवंटित की जा चुकी है। अपन ने मान लीजिए ये आवृत्ति आवंटित कर ली। अब आप तो खैर मोटा मोटी इस बात को समझे है ना। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सभी जितने भी प्रोग्राम है, तो मैंने 4 लिखे। अब आप अज्यूम कर लो मोबाइल से मोबाइल के बीच में कितने जनों की बातें चल रही होंगी, कितनी वेबसाइट होगी इंटरनेट की, बहुत सारी होंगी। और कितने रेडियो स्टेशन होंगे, कितने टेलीविजन स्टेशन होंगे। अपन लाखों में तो मान ही लें टोटल मोबाइल वगैरह वगैरह इंटरनेट साइट वगैरह। वैसे तो करोड़ों में होता है, लेकिन अपन तो ज्यादा न सोचें, लाख में ही मान लें। अब ये सारी वेव आप जहां बैठे हो उस कमरे में से गुजर रही है। चलिए, तो पहली बात तो आपने ये सोचना है कि यार हमारा रेडियो किसी को भी कैच क्यों नहीं कर रहा। सामान्यतः जब आप उसको कहीं पर्टिकुलर पे नहीं मिलाओगे तो वो एक शू शू करके आवाज देता रहेगा, कोई स्टेशन या कोई प्रोग्राम नहीं सुनाएगा, है ना। जबकि इतनी आवृत्ति, जैसे अपन लाख की बात कर रहे हैं, तो उस कमरे में से गुजरी जिसमें आप बैठे हुए हो। क्लियर। फिर रेडियो में वो प्रवेश क्यों नहीं कर रही, वो तरंगे आपके रेडियो में एंट्री क्यों नहीं लेती, है ना, ये प्रश्न रहा। अब आप क्या करते हो, ट्यूनिंग बटन घुमाते हो। ध्यान से ना, ट्यूनिंग बटन घुमाकर आपने, ट्यूनिंग बटन घुमाने की प्रक्रिया मैंने समझाई दी आपको, है ना। ट्यूनिंग बटन घुमाने से सी चेंज होता है, सी चेंज होने से आपकी रेडियो की आवृत्ति चेंज होती है। अब साहब आपने ट्यूनिंग बटन घुमाया और आपके रेडियो की आवृत्ति कर ली 700 किलो हर्ट्ज। अब आपके इंस्ट्रूमेंट की आवृत्ति कितनी होगी, 700 किलो हर्ट्ज। ठीक है, इन स्टेशनों में किसकी आवृत्ति 700 किलो हर्ट्ज है, कोटा की। ठीक है, समान आवृत्ति पर अनुनाद घटित होता है, तो ये सब सेम फ्रीक्वेंसी, ये भी 700 हर्ट्ज,
ये भी 700। अब रेडियो वर्सेज लाखों तरंगों में से केवल कोटा की तरंग का आपके रेडियो से अनुनाद हो चुका है। क्लियर? जैसे आपके रेडियो का अनुनाद एक पर्टिकुलर आवृत्ति के लिए हुआ, वैसे ही आपका रेडियो उस पर्टिकुलर आवृत्ति के लिए प्रतिबाधा को न्यूनतम कर देगा। औरों के लिए तो गेट बंद है, औरों के लिए तो गेट बंद हो गया। औरों के लिए का मतलब जयपुर, बीबीसी, मुंबई, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह सबके। लेकिन केवल किसके लिए एंट्री होगी? कोटा के लिए, क्योंकि आपका सर्किट उस समय उस आवृत्ति के लिए जिससे अनुनाद हुआ है उसके लिए अपनी प्रतिबाधा न्यूनतम कर देता है। फलस्वरूप ये तरंग आपके रेडियो में एंटर करेगी और आप इस समय अपने रेडियो में कोटा स्टेशन सुन रहे हैं, और नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर के लिए ही है ना, चाहे आरएलसी देखिए, चाहे एक पर्टिकुलर के लिए ही जेड मिनिमम है। ये आरएलसी में देख लें और ये एलसी में देख लें। औरों के लिए तो जेड में मैक्सिमम है, चाहे वो ज्यादा आवृत्ति हो चाहे वो कम आवृत्ति। तो औरों को आपका रेडियो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। केवल और केवल वो किसको निमंत्रण देगा? ओनली कोटा को। ठीक है सर? क्योंकि जब अनुनाद हुआ तो जिस आवृत्ति के लिए अनुनाद होता है उसी के लिए जेड मिनिमम होता है, बाकी के लिए नहीं। ठीक है साहब? आपने ट्यूनिंग बटन घुमाया है। अब ट्यूनिंग बटन घुमाकर आपने अपने रेडियो की आवृत्ति कर दी 600 तो मैंने ले नहीं रखा है ना। आपने अपने रेडियो की आवृत्ति कर दी सपोज 900 हर्ट्ज, 900 किलो हर्ट्ज। ये आपने ट्यूनिंग बटन घुमाकर अपने रेडियो की आवृत्ति चेंज कर दी। अब आपका कोटा से कनेक्शन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, क्योंकि अब रेडियो उसके लिए जेड बढ़ा चुका है। अब उसके लिए गेट वो नहीं खोल रहा, उसका निमंत्रण अब नहीं है। इनमें से किसकी आवृत्ति 900 हर्ट्ज है? बीबीसी की। तो अब बीबीसी वर्सेज आपके ट्रांजिस्टर के बीच में अनुनाद हो चुका है। आवृत्ति समान होगी, है ना? समान आवृत्ति पर अनुनाद घटित होता है। अब क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर है लाखों में से सभी तरंगों के लिए अपने गेट बंद कर देगा, उनके लिए जेड बढ़ा देगा, अवरोध बढ़ा देगा। अवरोध बढ़ा देगा तो मतलब उनको निमंत्रण नहीं है। लेकिन बीबीसी की एक तरंग इन लाखों में है, उसके साथ आपके रेडियो का अनुनाद हो गया, उस पर्टिकुलर के लिए आपके रेडियो की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। और रेडियो किसको एंट्री दे देगा? बीबीसी को। तो कहने का मतलब जब आवृत्ति विशेष पर अनुनाद होता है तो परिपथ उस पर्टिकुलर आवृत्ति के सिग्नल को निमंत्रण दे देता है। उसके लिए अपने मतलब समझने वाली बात, उसके लिए अपने गेट खोल देता है और उसके अंदर अलाउ नहीं है, इससे वो पर्टिकुलर आवृत्ति आपको सुनाई देती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप रेडियो में जो भिन्न भिन्न स्टेशन सुन पाते हैं, उन भिन्न भिन्न स्टेशन को सुनने के पीछे जो राज है वो यही है कि आपको ट्यूनिंग बटन घुमाकर या किसी, अब तो खैर आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल सर्किट आ चुके हैं, तो अब आवृत्ति चेंज करने के आवृत्ति चेंजर भी चेंज हो चुके हैं, है ना? तो साहब आपको आवृत्ति चेंज करनी होती है। आवृत्ति चेंज करके आप सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जैसे आपके मोबाइल में जो आप सिम डालते हो उसकी एक पर्टिकुलर आवृत्ति है,
वो आवृत्ति जो भी डायल करता है कहीं से भी, तो वो आपके मोबाइल को ढूंढ के उसके अंदर एंट्री कर लेती। क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर जो सिम है उसकी आवृत्ति और जिसने आपके मोबाइल नंबर को डायल किया है उस तरह की आवृत्ति समान हो जाती है। समान होती है, आपका मोबाइल अपना प्रतिबाधा को न्यूनतम कर देगा और उस सिग्नल को अपने अंदर एंट्री दे देगा, रिसीव कर लेगा, निमंत्रण दे देगा। फलस्वरूप आप उस पर्टिकुलर सिग्नल को प्राप्त कर लेंगे, यानी बातचीत हो जाएगी। तो वो आप समझ सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके किसी भी या किसी को भी सुन सकते हैं, किसी के भी मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इतना आसान काम नहीं, अपने बस के लेवल की बातें नहीं है ये, लेकिन कंसेप्ट है कि सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। जैसे मान लीजिए हम व्हाट्सएप में भी तो कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज मेरे मोबाइल में आ सकते हैं, बशर्ते मैं आपका व्हाट्सएप का QR कोड स्कैन कर लूं और उसको मेरे मोबाइल में स्थापित कर दूं। तो कोई आपको जो मैसेज करेगा तो आपके मोबाइल में भी आएगा और मेरे मोबाइल में भी आएगा। ये सामान्यतः तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि किसी और के मोबाइल में भी आपका मैसेज जा रहा है। केवल और केवल आवृत्ति का खेल है। बस हमें मान लीजिए एक आवृत्ति के 2 मोबाइल हो गए, मेरा मोबाइल और आपका मोबाइल समान आवृत्ति का है, तो जो कोई आपको मैसेज करेगा वो मैसेज मेरे को भी आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम ही है ना। अब आपको थोड़ी पता पड़ेगा कैसा हो रहा है। तो सब इस बिहाफ पर सरकारें जासूसी करवाती हैं या करती हैं। हर एक की तो जासूसी नहीं होती, लेकिन फिर भी जासूसी का यही एक तरीका है ना, कि साथ फ्रीक्वेंसी मैचिंग कर लो तो हम सब कुछ रिसीव कर सकते हैं। तो इतना विस्तार में मैंने समझा दिया, तो अब आप समझ गए होंगे कि अनुनाद के समय LC और RLC परिपथ को ग्राही और स्वीकारी परिपथ कहते हैं, क्योंकि जब किसी आवृत्ति विशेष पर परिपथ में अनुनाद होता है तो उस आवृत्ति विशेष के लिए परिपथ अपनी प्रतिबाधा को न्यूनतम कर देता है और अपनी प्रतिबाधा को न्यूनतम करके उस विशेष आवृत्ति के सिग्नल को स्वीकार या निमंत्रण दे देता है और वो सिग्नल, यानी उसके लिए Z मिनिमम कर देगा तो वो स्वीकार कर लिया उसने या उसको एंट्री दे रहा है ना। जैसे वो सिग्नल एंटर होता है फिर आप सूचना प्राप्त कर लेते हो। तो सब इसीलिए ग्राही और स्वीकारी परिपथ कहते हैं। तो सब ये अनुनाद की महिमा थी। जासूसी ऐसे कर सकते हैं, संदिग्ध आदमी, अब जैसे आप देखते हो ना कई बार कि सब फला रोड पर फला जो असले बारूद का ट्रक आया या फला डिका, ये सारा खुफिया तंत्र चलता है। तो ये सब कहीं न कहीं ट्रैप करते हैं आपकी आवृत्ति को। आपकी का मतलब उन संदिग्ध लोगों की आवृत्ति को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करके उनके वार्तालाप से पता लगा लेते हैं कि क्या वारदात कहाँ घटने वाली है। भाई कम्युनिकेशन का तो कोई भी यूज करेगा ही सही ना, वार्तालाप तो करेगा ही सही। कुछ घटना घटित होनी होगी तो उस वार्तालाप को ट्रैप करके पहले से जान जाते हैं कि साहब ये घटना घटित हो सकती है, अलर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये सब अनुनाद के समय की बात, अनुनाद से रिलेटेड एक पूरी कहानी सुना दी।